सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को और ख़ास तौर से दिल्ली प्रदेश के समस्त बहुजन समाज के लोगों को मैं जय भीम करता हूं। और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अंबेडकर नेशनल चैनल जो एक सामाजिक और ये मानवतावादी मूवमेंट को युवाओं को जागृत करने में लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके जो चलाने वाले चैनल को भाई गौतम रत्ना को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से, और आज हमारे जो गेस्ट हैं हमारे स्टूडियो में अंबेडकर नेशन चैनल पर प्रोफेसर राजकुमार जी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, और कुछ बहुजन समाज से और देश के अहम मुद्दों पर हम बात करेंगे उनसे। सर, एक तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने के लिए आपको हमने इनवाइट किया है, एक तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो जो फंडामेंटल राइट्स की जो बात, मतलब हर आदमी जानता है फंडामेंटल राइट्स, लेकिन मैं जब किसी से अगर ये पूछूं, मेरे यहाँ पे यूथ भी आते हैं स्टूडियो में, ख़ास तौर से मेरे फिल्म लाइन के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग काफ़ी आते हैं। अगर मैं उनसे पूछूं, इवन देन की ग्रेजुएट लोग जो कि ऑलरेडी स्नातक की डिग्री लिए हुए, जब उनसे पूछते हैं कि आपको फंडामेंटल राइट्स मालूम है, तो मतलब मुश्किल से अगर 100 लोग होंगे तो उसमें से 2 या लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं हमें मालूम है। जो आपके मौलिक अधिकार हैं या आदमी की जो मतलब एक विचारों की जो आज़ादी है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं हमारे देश में? ये किस तरह से चीज़ें, और ख़ास तौर से इस सरकार में किस तरह से चल रही हैं ये चीज़ें? ये वास्तव में जो बात आपने कही कि मैं 100 लोगों से बात करता हूँ और हो सकता है कि 2 लोग इसके बारे में कुछ जानते हों, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हों, तो आपकी जो टिप्पणी है, ये टिप्पणी भारत की शिक्षा व्यवस्था पे बहुत बड़ा आक्षेप है, या मैं कहूँगा कि ये वास्तव में भारत की शिक्षा की जो दयनीय स्थिति है उसका ज़बरदस्त ये समालोचना है, ज़बरदस्त उसकी कहीं ना कहीं कमी को इंगित करता है। और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि भारत में ज़्यादातर लोगों को फंडामेंटल राइट्स की बात छोड़ दीजिए कि भारत में संविधान नाम की कोई चीज़ है उसके बारे में जानकारी नहीं है। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि भारत की जो शिक्षा नीति है, जो कि किसी भी देश के या किसी भी राज्य के द्वारा निर्धारित की जाती है, उस शिक्षा नीति में शायद शिक्षा नीति को बनाने वाले लोगों ने, शिक्षा व्यवस्था को चलाने वाले लोगों ने ये जरूरी नहीं समझा कि भारत के संविधान को यहाँ के हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। ये एक बेसिक बुक होनी चाहिए, ये एक फंडामेंटल बुक होनी चाहिए हर इस तरह के बच्चे के लिए। आप चाहें तो 6 क्लास से इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जहां ना सिर्फ आपको ये पता हो कि आप इस देश के नागरिक हैं, देश के नागरिक होने के नाते आपके अधिकार हैं, आपके कर्तव्य हैं, और भारत को हम एक जो सुदृढ़ राष्ट्र बनाने के प्रयास में है, एक इसको नेशन बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन, उससे सब लोग रूबरू हो सके, ऐसा अभी हम लोग नहीं कर पाए हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग, इवन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन लोगों ने अदर देन पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और मुझे लगता है कि भारत की बहुत बड़ी समस्याओं की, जो चाहे वो अन्याय की समस्याएं हैं, अत्याचार की समस्याएं हैं, यहाँ की असमानता की समस्याएं हैं, शिक्षा व्यवस्था में प्रॉब्लम्स हैं, वो इस वजह से हैं कि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, जागरूक नहीं है। और जब उनको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, तो फिर वो अपने अधिकारों को सुनिश्चित किस प्रकार से कराएंगे, ये एक इशू नज़र आता है। आपने जो दूसरी बात कही, इंपॉर्टेंट तरीके से बात को अगर मैं समझने का प्रयास करूं, तो उसमें कि फंडामेंटल राइट्स हैं क्या वास्तव में। फंडामेंटल राइट्स किसी भी व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं चाहिए, वो आवश्यकताएं इन फंडामेंटल राइट्स के द्वारा सुनिश्चित कराने का प्रयास किया गया है हमारे संविधान के द्वारा, जिसमें आप अभी हमारे यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी अभी आपने जिक्र किया, आर्टिकल 19
और 20 और 21 के अंदर है। ये जो अधिकार है ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी पहले एक अधिकार आता है 14 से 18 तक, जिसको हम कहते हैं समानता का अधिकार। भारत में क्योंकि समानता एक बहुत ऐतिहासिक संदर्भों में बहुत बड़ी समस्या रही है, इसलिए पूरी दुनिया में जहाँ पे लोकतांत्रिक संविधान बनाए गए वहाँ पे सबसे पहले लोगों को स्वतंत्रता की बात की गई, लेकिन भारत में स्वतंत्रता को दूसरे नंबर पे रखा गया। और यहाँ पे विशेष प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है वो समानता की है। यहाँ पे लगभग हर चीज़ को ग्रेडेड किया गया, हर चीज़ को असमान बनाया गया, इसलिए पहली ज़रूरत समानता की रही। और आपने आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समानता के अधिकार को दिया गया। और आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, और उसके अंदर हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। हर व्यक्ति को, भारत के हर नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, और उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में जो सबसे पहली बात आती है वो आती है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। भारत में बहुत लंबे समय से एक सामाजिक व्यवस्था, एक धार्मिक व्यवस्था, एक इस तरह की कल्चरल व्यवस्था या पॉलिटिकल व्यवस्था चली आ रही थी, जहाँ पे आम व्यक्ति अपनी बात को कह नहीं सकता था, उसको बोलने का अधिकार नहीं था, उसको अपने विचारों की स्वतंत्रता नहीं थी, किसी भी रूप में जो भी उसको बात कहनी है नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वो लगभग गुलामों की जिंदगी जी रहा था। तो सबसे पहली बात इंश्योर की गई कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है उसको कह सकते हैं, कोई अगर गलत बात है तो उसको आप गलत कह सकते हैं। और यहाँ पे जब हम कहते हैं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इसका मतलब ये भी है कि चाहें तो आप सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। कर रहा हूँ आपको, सॉरी। इसमें मैंने अक्सर देखा है कि अगर हम ये कानूनन तो है, बाबा साहब ने संविधान में दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल रूप में जाते हैं तो जो लोग खास तौर से, जब भी कोई सरकार होती है, मैं पर्टिकुलर किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब भी जिसकी सरकार केंद्र में होती है, स्टेट में है, अगर कोई उस सरकार के खिलाफ किसी मुद्दे पर आवाज़ उठाता है तो उसको दबाने का काम सरकारें करती हैं। नहीं, देखिए, कोई भी स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं होती है। किसी भी स्वतंत्रता को आप ये नहीं कह सकते कि वो हर परिस्थिति में, हर जगह, हर व्यक्ति को उपलब्ध है। इसीलिए जब हम इन 6 स्वतंत्रताओं की बात कर रहे हैं, जिसमें विचार अभिव्यक्ति की बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है लोकतंत्र के लिए, तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध होंगे। उचित प्रतिबंध का मतलब ये है कि राष्ट्र की जहाँ पे सुरक्षा की बात हो, नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, या लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, मॉरलिटी का इशू है, डिसेंसी का इशू है, तो यहाँ पे सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। आपको स्वतंत्रता है, सरकार का विरोध करने की भी स्वतंत्रता है, ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन सीधी सी बात है कि सरकार आसानी से अपने खिलाफ माहौल नहीं बनने देना चाहती है, तो कई बार वहाँ पे सरकारें जातियाँ भी करती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ किसी प्रकार का और अपनी विचार अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, वो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं। तो हमें सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन मर्यादित भाषा में, बिना किसी जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, जो हमारी राज्य की संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान आप नहीं पहुंचाएंगे। और आपकी स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति की वहीं तक है जब तक कि आप दूसरे की स्वतंत्रता को ना छीन लें। आपको किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है, आप उस पर लिमिटेशंस हैं, उसके अंदर लिमिटेशंस हैं, लेकिन वो लिमिटेशंस ऐसी भी नहीं है कि आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। सिर्फ सरकार की नहीं, आप कोर्ट की भी आलोचना कर सकते हैं, आप न्यायालयों की भी आलोचना कर सकते हैं, उनके निर्णयों की भी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन जब आप निर्णयों की आलोचना करते करते जजों को बेईमान बताने लगें, कहने लगें कि भाई इन्होंने कुछ मोटिव्स के तहत, कुछ जो है कॉन्स्पिरेसी के तहत इस तरह की बात की है, तो फिर मामला थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जैसे आपने अभी कोर्ट का मुद्दा छेड़ा है, तो मुझे अच्छी तरह याद है जब सुप्रीम कोर्ट ने जब एक साइड फेवर कर दिया कि ये जो मुद्दा है ज़मीन का, जो बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा था, वो अलॉट कर दी उसको, राम मंदिर को। तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में अपने चैनल की ही बात कर रहा हूँ। तो मैंने उस डिबेट पर कहीं खास डिबेट, किसी नेशनल डिबेट मीडिया ने भी उसको नहीं उठाया कि भाई क्या मुद्दे थे, क्या रीज़न था उसका। तो हमने जब बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बात की मैंने, तो बड़े मुश्किल मुझे 2 सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट तैयार हुए मेरे चैनल पे बात करने के लिए। मतलब तो ये खौफ जो है वो क्यों है? देखिए, ये कि आप
कोई व्यक्ति बोल नहीं रहा तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई उसको जबरदस्ती बुलवाना। मेरी ये भी स्वतंत्रता है कि मैं ना बोलूं। अब किस वजह से नहीं बोलूं ये तो मैं डिसाइड करूंगा। आप ये नहीं कह सकते कि आपको इस मुद्दे पे बोलना ही पड़ेगा, जजेस को बोलना ही पड़ेगा या वकीलों को बोलना पड़ेगा या मुझे बोलना पड़ेगा। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब जबरदस्ती बोलना नहीं है। सर मेरा मतलब था कि उस डिबेट में आने को तैयार नहीं थे। हाँ तो वो उनका अधिकार है, वो उनका अधिकार है। वो मतलब आप जिस नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सैकड़ों लोग बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के खिलाफ आप जब चाहें तब, हम लोग टीचर हैं, क्लास में हम उनके इश्यूज को या उनके जजमेंट को रिव्यू करते हैं, उसकी अच्छाइयाँ और जो कमियां हैं उनको बताते हैं, और सिर्फ क्लास में ही नहीं, आप जो है पब्लिक में बता सकते हैं। आपको ये अधिकार है। लेकिन वही है कि आप एक उनकी दुर्भावना के तहत आलोचना कर रहे हैं निर्णयों की या जजेस की, व्यक्तिगत रूप से मुद्दे उठा रहे हैं, या फिर और जो आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं वो इशारा कि भाई खौफ है इस वजह से नहीं बोल रहे हैं, ये राजनीतिक मुद्दे हैं, ये राजनीतिक इश्यूज हैं। इन पे लोग बेवकूफ होकर भी बोलते हैं। कोर्ट का कोई नहीं है। तो एक तरीके से अगर कोई वकील नहीं आए तो हो सकता है कि वो राजनीतिक या किसी और दबाव की वजह से शायद नहीं बात कर माहौल हो सकता है कि उसके लिए ना हो इस तरह के। आप देखते हैं कि कई बार ऐसा रहता है कि कोई बहुत हीनियस क्राइम है तो उसमें वकील कोई नहीं मिलता। कई रेप केसेस में इस तरह के मामले आए हैं कि जहाँ पे वकील नहीं मिले हैं। कई कास्ट के इशूज ऐसे आए हैं जहाँ पे वकील नहीं मिले हैं। तो वो समाज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। समाज में अभी उस तरह का जो अभी स्टार्टिंग जिससे हम कर रहे थे कि संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव है, और सरकार की कई बार ऐसा लगता है कि मंशा ऐसी नहीं है कि लोग संविधान को ठीक से समझें, जानें और अपने अधिकारों के लिए सचेत हो जाएं। हाँ, कई बार लगता है इस तरह का। तो सर फंडामेंटल राइट्स पर जो आपने, मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि उसको खोल कर आप बताएं। जो 6 जो फंडामेंटल राइट्स जो मेन आपने बताएं उनको आप एक एक करके बता पाएं तो हमारे बहुजन समाज या पूरे देश के लोगों को तो बहुत अच्छा होगा मेरे हिसाब से। देखिए 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो, पहला अधिकार हमारा है स्वतंत्रता, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। इनफैक्ट ये सारा जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर, और क्योंकि ये क्लास जैसी हो जाएगी मुझे लगता है थोड़ा सा ये, लेकिन फिर भी चलिए आर्टिकल 14 से लेके आप आर्टिकल 18 तक, और इसी के अंदर आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 छुआछूत के खिलाफ है, छुआछूत की समाप्ति जिसके अंदर हुई है। तो आप इसी में आर्टिकल 15 है जो कह रहा है कि किसी के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, जेंडर के आधार पे, रीजन के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 कह रहा है कि आप एम्प्लॉयमेंट में किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको ये अधिकार है कि जिन लोगों के साथ पहले से समस्याएं हुई हैं या उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उस प्रतिनिधित्व को एंश्योर करने के लिए आप अपनी तरफ से, मतलब राज्य अपनी तरफ से प्रयास कर सकता है। ये आर्टिकल 16 के अंदर बताने का प्रयास किया गया। 17 में अनटचेबिलिटी के खिलाफ इशू है कि आप जाति के आधार पे, खास तौर पे जिनको हम एक्स अनटचेबल बोलते हैं, उन लोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई जातीय भेदभाव आप करते हैं, किसी भी प्रकार के द्वेषपूर्ण भावना से आप कोई व्यवहार करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, जिसमें जाति का नाम लेने पे भी उस तरह की चीज़ें हैं। आर्टिकल 18 है। आर्टिकल 18 में आप जानते हैं कि उसमें किसी भी तरह के जो उपाधियाँ दी जाती थीं उनके खिलाफ है। उसकी मंशा एक्चुअली क्या थी? मंशा इस आर्टिकल की है कि भारत में बहुत लंबे समय से लोगों को जाति के नाम पे जाना जाता है, उनकी जाति के सरनेम्स के आधार पे जाना जाता है, उनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं है। अंग्रेजों ने और अपने समय पे इस चीज़ को आगे बढ़ाया और उन्होंने बहुत सारे लोगों को, किसी को राय साहब, किसी को राव बहादुर, किसी को सर और इस तरह की उपाधियां दी जो जमींदार थे या इस तरह के लोग थे। तो उन्होंने अपना एक अलग तबका बन गया, वो अपने आप को ज़्यादा आम व्यक्ति से ऊपर समझने लगे। तो सरकार, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय पे ऐसा विचार आया कि इस तरह के डिविजन्स नहीं होने चाहिए, तो कोई उपाधि नहीं होनी चाहिए। ये तो आर्टिकल 18 तक मामला है। आर्टिकल 19 है जो कि हम बात कर रहे थे, जिसमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं आर्टिकल 19 के अंदर। उसके अंदर है कि आपको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपनी पसंद से कहीं पे भी आने जाने की स्वतंत्रता है, अपनी पसंद से कोई भी आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, अपनी पसंद से कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, अपनी पसंद से कहीं पे भी सेटल होने की स्वतंत्रता है। ये आपको सुविधाएं मिली हुई हैं। ये
ये संविधान आपको कह रहा है। क्यों कह रहा है संविधान आपको? क्योंकि इतने लंबे समय तक भारत में आप अपनी पसंद से व्यवसाय नहीं कर सकते थे, आप अपनी पसंद से अपनी जगह पे नहीं। रोज आपको सुनने को मिलेगा कि आपके पास पैसा है, आपके पास अच्छी शिक्षा है, लेकिन अगर आप एक किसी खास बस्ती में किसी खास लोकेलिटी में मकान लेने के लिए जाना चाहते हैं, किराए का मकान लेने के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको हो सकता है कि वहाँ पे मकान ना मिले। आपको जब यूट्यूब वगैरह पे आप सैकड़ों बार देखते हैं कि भाई इस जाति विशेष ने यहाँ पे मकान खरीद लिया, ये कर लिया, तो मुश्किल हो जाती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल राइट का हिस्सा डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। आप जो व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि जाति के आधार पर तो व्यवसाय करने का अधिकार आपको नहीं था। यही बात ये नहीं कि आप ही नहीं कर सकते थे, बल्कि जो कर रहे थे, जिनको जैसे किसी जाति विशेष को कहा गया जाति व्यवस्था के आधार पे कि उनको सिर्फ शिक्षा लेने का अधिकार है, तो ये उनके साथ भी अन्याय था। उनमें से कई लोग हो सकता है कि शिक्षा ना लेके किसी खेती का काम करना चाहते हो, उनका मन खेती का काम करने का हो, या उनका मन जो है और कोई व्यवसाय करने का हो, लेकिन उनको भी जबरदस्ती आपने इस तरह की हरकतें की। ये मेरा एक सवाल और है। हाँ। बिल्कुल आपने जो भी चीज़ें बताई हैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें आज भी, तो जैसे आपने देखा होगा कि आज भी जो सफाई का काम है या स्वीपर का जो पोस्ट होता है गवर्नमेंट में, वो आज भी एक वर्ग ही क्यों करते आ रहा है? इसके पीछे क्या रीजन्स हो सकते हैं? एक तो ये, दूसरा कि आज भी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम जाएं तो आज भी कहीं ना कहीं चीज़ वो थोपी जाती है। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में है कि वो ये काम करते आए थे इसलिए उनको उस जाति में रखा गया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या देखिए, मैं ये कहूँगा कि आप जो बात कह रहे हैं वो ऐतिहासिक रूप से सही हो सकती है, लेकिन आज सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसको इस रूप में देखिए कि हो सकता है कि आपको जो सफाई कर्मचारी मिल रहे हों वो किसी एक समूह विशेष के हों, एक समुदाय विशेष के हों। पहली बात तो ये बात भी सही नहीं है, इसको मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनको आप एक सफाई कर्मचारी समूह के रूप में देखने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें से सैकड़ों लोग इस देश की उच्चतम पदों पर पहुंचे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो लोग सिर्फ वो ही कर रहे हैं, वो हर तरफ पहुंच रहे हैं उस तरीके से। नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें सकारात्मक रिजल्ट जो है उनकी तरफ भी देखना पड़ेगा। आप अब राष्ट्रपति से लेके हमारे यहाँ पे चीफ जस्टिस तक, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक, चीफ मिनिस्टर्स तक, आईएएस और आईपीएस, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, वो सारे लोग इस तरह के समाज से आए हुए हैं। तो आप वहीं पे नज़र गड़ाए हुए हैं। मेरा आपसे आग्रह ये होगा कि आप जो लोग उस चीज़ को छोड़कर यहाँ पे आ गए, इनका अगर तस्वीर आप दिखाएंगे तो वो अपने आप धुंध पड़नी, उस पर थोड़ा सा जो है कमी आएगी। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि सच्चाई ये क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि अगर आपको याद हो कि मुझे लगता है कि ये 2008 या 2009 की बात है, उत्तर प्रदेश में 1,08,000 सफाई कर्मचारी भर्ती किए गए थे। 1,08,000 सफाई कर्मचारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1,08,000 ग्राम पंचायतें शायद हैं। हाँ, लगभग इतने ही वहाँ पे वो हैं। तो हर ग्राम पंचायत के लिए एक सफाई कर्मचारी लगाया गया था, और उस सफाई कर्मचारी को आप जाके देख लीजिएगा। मैं खुद इसको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मैंने इस पे थोड़ा बहुत काम भी किया, कि वहाँ पे सभी जाति के लोग, इंक्लूडिंग जिनको आप तथाकथित सीढ़ी पे ऊपर भी बताते हैं, वो सब भी हैं। और गाँवों में ऐसे आपको बहुत सारे गाँवों के अंदर ऐसे अभी भी सिलापट मिल जाएंगे जहाँ पे सफाई कर्मचारी व्यक्ति, गांव का सफाई कर्मचारी, गांव का प्रधान, गांव जो और इस तरह के 2-3 इंपॉर्टेंट पद हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो वहाँ पे जो आप ग्राम प्रधान देखेंगे महेंद्र कुमार पासी, आप वहाँ पे सफाई कर्मचारी देखेंगे विद्यानिवास मिश्रा, ये नाम लिखे हुए हैं। वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। तो हमें जो सकारात्मक बदलाव हो रहा है उसकी तरफ करना पड़ेगा। और उस 1,08,000 में सभी जाति धर्म के लोग थे। बदलाव शुरू हो गया, संविधान ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। जो परंपरागत व्यवस्था है, समाज व्यवस्था या धर्म व्यवस्था है, वो उसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान ने तो जमीन आसमान का फर्क ला दिया। तो साथियों, आप सुन रहे थे राजकुमार प्रोफेसर जी, और जिन्होंने पूरा फंडामेंटल राइट्स और जो हर एक आदमी की एक विचार की, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, उस पर पूरा बड़े डिटेल के साथ बताया। और जिस तरह से जो बदलाव अब आ रहे हैं, जो एक पारंपरिक संस्कृति के नाम पर जो चीज़ें चली आ रही थी, उन पर कहीं ना कहीं चोट हो रही है और उसमें एक बदलाव आ रहा है। तो एक पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने जिस तरह से काफ़ी रिसर्च भी किया है इन सब चीज़ों पर, और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हम इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर
के ऋणी जरूर हैं कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर इस तरह के प्रावधान नहीं करते तो शायद ये काम होना बहुत ही मुश्किल था। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। गौतम रत्ना अम्बेडकर नेशन से। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अम्बेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है। प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना। खाता संख्या 316957685651। IFSC कोड SBIN 0060336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।